तो चलिए हम अगले चैप्टर के ऊपर आते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम के अंदर, और इसको हम करते हैं स्टार्ट। वैल्यू सप्लाई के अंदर कितनी बातें हैं। वैल्यू सप्लाई के अंदर आपको जो है चार्ट देखना पड़ेगा सबसे पहले, और हमारा चार्ट है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा सेक्शन नंबर 15 के बेटे 3 पार्ट हैं, 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, और ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। 15 का 1 कहता है कि भाई जो हमारा वैल्यू सप्लाई क्या होती है। वैल्यू सप्लाई होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एक्चुअली चार्ज्ड, प्राइस एक्चुअली चार्ज्ड, ठीक है। और ये 15 का 2 बोलता है वैल्यू सप्लाई इंक्लूड्स, वैल्यू सप्लाई में क्या क्या ऐड होता है। और 15 का 3 बोलता है वैल्यू सप्लाई एक्सक्लूड्स, वैल्यू सप्लाई में क्या क्या हटता है। तो इसमें डिस्काउंट आता है बेसिकली, और डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिफोर सप्लाई, एक होता है आफ्टर सप्लाई। और बिफोर सप्लाई का डिस्काउंट हमेशा हट जाता है, माइनस कर सकते हो। आफ्टर सप्लाई का हटाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो एक मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, अब जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 15 का 1। 15 के 1 के अंदर क्या है। 15 के 1 के अंदर मैंने यहाँ 15 का 1 ही दे रखा है। 15 के 1 के अंदर क्या है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। ट्रांजैक्शन का वैल्यू का मतलब है जितने का आपने प्रोडक्ट खरीदा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अब बात आती है सर वैल्यू की सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है हमें क्या निकालने के लिए, टैक्स निकालने के लिए। क्योंकि टैक्स कैसे निकाला जाता है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो वैल्यू निकालनी है हमें। तो वैल्यू क्या होगी, जितने का प्रोडक्ट एक्चुअली खरीदा जाएगा बेचा जाएगा वही वैल्यू होगी। विच इज प्राइस एक्चुअली पेड, जो भी एक्चुअल प्राइस होगा वही उसकी वैल्यू होगी, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। सपोज करो मैं प्रीतिका को कोई चीज बेचता हूं 1 लाख रुपए की, सारा को बेचता हूं वही चीज, सेम टाइप की चीज 2 लाख रुपए की, इसको बेचता हूं 3 लाख रुपए की। जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर 1 का, इसके ऊपर 1 वाली पे लगेगा, इसके ऊपर 2 वाले पे, इसके ऊपर 3 वाले पे लगेगा। तो ऐसा क्यों है सर, सबको अलग अलग लग रहा है? क्योंकि हमने प्राइस अलग अलग चार्ज किया है, तो जीएसटी भी क्या लगेगा, अलग अलग ही लगेगा। ये हमारा एक्ट बोलता है। हाँ, अगर इनमें से कोई क्या है रिलेटेड पर्सन, तो फिर वैल्यूएशन रूल्स लग जाएंगे, ये वाला रूल नहीं लगेगा। या तो रिलेटेड पर्सन है, या फिर क्या होता है, प्रीतिका को मैंने इतना सस्ता इसलिए बेचा क्योंकि प्रीतिका ने बदले में मेरे को गोल्ड का सिक्का दिया था। तो या फिर ऐसा कुछ होता है कि प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन, साथ में प्रीतिका कुछ और भी देती है, मनी के साथ साथ कुछ और भी देती है, तो उस केस में भी वैल्यूएशन के रूल्स लग जाएंगे और हम इस सेक्शन के अंदर नहीं आएंगे। इस सेक्शन में तभी आएंगे जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कंडीशन नंबर 1 प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, कंडीशन नंबर 2 द सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी अ रिलेटेड पर्सन। तो देखो क्या लिख रखा है कि ये कंडीशन तभी जो है लगती हैं जब क्या होता है, वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट नॉट रिलेटेड होने चाहिए और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी जो है ये बात लगती है। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो हमारी एक बात यही है कि वैल्यू सप्लाई क्या होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। किस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, जब ना तो वो रिलेटेड होते हैं ना ही प्राइस के साथ साथ कुछ और दिया होता। तो ऐसे अगर कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वही हमारी क्या बन जाती है, वैल्यू सप्लाई। तो ये हमारा खत्म हो जाता है 15 का 1। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन लेक्चर में कवर करवा दी है, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा अब आते हैं, तो यहां हम हो चुका है 15 का 1 हो चुका। 15 के 1 में हमने ये सीखा कि भाई वैल्यू सप्लाई इज द एक्चुअल प्राइस विच इज पेड और पेबल इन केस व्हेन 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स आर नॉट रिलेटेड पर्सन। इसके बाद हमारे पास जो है ये मनी की डेफिनेशन एक बार इंसर्ट की गई है, एक बार रीड कर लेना, कोई भी खास पॉइंट इसमें नहीं है। मनी बैंक भी हो सकता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, ट्रैवलर चेक, पे ऑर्डर, ये सब बीआरबीपी, ये सब मनी में लिख रखा है, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम अपन आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है ये आपका 15.2 के अंदर जो है क्या आता है, मैंने पहले ही बताया था। 15.2 में लिखा होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या ऐड होता है, वैल्यू सप्लाई में क्या क्या ऐड होता है, ये आता है। तो क्या क्या ऐड होता है, ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट ऐड होते हैं। क्या क्या ऐड होते हैं, इसमें पहला पॉइंट है एनी टैक्स सेस ड्यूटी, सब कुछ कोई भी टैक्स हो सब ऐड हो जाता है। वैल्यू सप्लाई निकालते के अंदर सब कुछ ऐड हो जाता है सिवाय जीएसटी के।
जीएसटी को छोड़कर जो बाकी टैक्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि तो यहां पर देखो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल बना रखा है कि ऑप्शन 1 2 3, जैसे कि ये क्या बना रखा है कि मान लो कोई टोबैको खरीदता है, तो टोबैको खरीदता है उस पर 2 टैक्स लगते हैं, जीएसटी भी लगता है और साथ में जो है क्या कहते हैं एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो बात आती है कि मान लो 1 लाख रुपए का वैल्यू है और 10% एक्साइज ड्यूटी लगती है, 10,000 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लग गई, 1,10,000 हो गया। तो जीएसटी जब लगेगा ना तो वो 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, पहले एक्साइज ड्यूटी को ऐड करना पड़ेगा फिर जाके क्या लगेगा जीएसटी। क्योंकि सेक्शन नंबर 15 का 2 बोलता है कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स एनी ड्यूटी सेस, जो भी लेवी किया जाता है इंडिया के अंदर उन सबको जो है पहले ऐड करना है फिर जीएसटी लगाना है। तो कोई भी सेस ड्यूटी लगता है वो पहले ऐड करनी है फिर जीएसटी लगाना है। हाँ, खुद जीएसटी को ऐड नहीं करना, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप जीएसटी को ऐड करो फिर दोबारा जीएसटी लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जीएसटी के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी ये ऐड नहीं करना। क्या क्या नहीं करना, अदर देन दिस एक्ट सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी कंपनसेशन आईजीएसटी इनको ऐड नहीं करना। इनको छोड़कर बाकी जो है जितने भी टैक्स वगैरह लगते हैं वो आपको ऐड करने हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अपने पास ये ए पॉइंट आता है, इसके बाद पॉइंट आता है बी पॉइंट। अच्छा एक और बात आती है यहां पर सेस ऐड करना है। ये बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं सर ये सेस क्या वही सेस है जो कि कंपनसेशन टू स्टेट्स वाला है? नहीं, वो कंपनसेशन टू स्टेट्स वाला सेस तो जीएसटी का एक्ट का ही पार्ट है, उसको ऐड नहीं करना, वो अलग रहेगा। ये सेस तो किसी और एक्ट में लगा होगा वो है। इसके अलावा फिर बी में क्या आता है, बी में आता है और क्या ऐड करना है, एनी अमाउंट विच इज पेबल बाय द सप्लायर बट पेड बाय द रेसिपिएंट। इसके लिए हमेशा मैं एग्जाम में घोड़ी वाला एग्जांपल देता होता हूं। वो क्या एग्जांपल होता है तो उसको मैं उसको कराने से पहले एक क्लैरिफिकेशन आती है कि एक होता है टीडीएस जो इनकम टैक्स में लगता है, एक होता है टीसीएस जो इनकम टैक्स में लगता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में टीडीएस तो हम ऐड करते हैं। टीडीएस क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि टीडीएस को ऐड करने के बाद ही उस पूरी ट्रांजैक्शन की एक्चुअल वैल्यू बनती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पारस ने मेरे को 12 लाख रुपए पे करने थे, सर ने मेरा 10% टीडीएस काट लिया, सर ने 1,20,000 रुपए काट लिए। सर ने कितने काट लिए? 1,20,000 काट लिए। बाकी कितने बच गए? जो है 12 लाख में से 1,20,000 चले गए, 10,80,000 बच गए। वो मेरे को किस में दे दिए? बैंक अकाउंट में दे दिए। अब जीएसटी मैं लगाऊंगा तो 10,80,000 पे लगाऊंगा या 12 लाख के ऊपर लगाऊंगा तो जीएसटी लगेगा 12 लाख के ऊपर, क्योंकि 10,80,000 तो मेरे को मिल ही गए हैं। वो 1,20 भी मेरे हैं जो मेरे बिहाफ पर किसके पास जमा हो गए हैं? गवर्नमेंट के पास। तो वो किसका पार्ट है? वो अपना जो है कंजर्वेशन का पार्ट है, तो इसीलिए उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो टोटल 12 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा होता है टीसीएस। टीसीएस क्या होता है? जो कि अपना जो है वो लगता है किसके ऊपर? गाड़ी वगैरह की परचेज करने पे उसका एग्जांपल ले सकते हो। तो कार परचेज पे टीसीएस लगता है। तो टीसीएस जैसे मान लो 50 लाख की गाड़ी है और 50,000 का टीसीएस है, और उसमें क्या होता है एक्चुअल में गाड़ी होती है मान लेते हैं हम 30 लाख रुपए की और 20 लाख रुपए का जीएसटी है। जीएसटी है 20 लाख रुपए का, टोटल हो गया 50 लाख रुपए। इसके ऊपर लगता है टीसीएस 50,000 रुपए का। तो ये क्लियर किया गया कि टीसीएस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जीएसटी लगाने के लिए। जीएसटी हमेशा किसके ऊपर लगेगा? टीसीएस को छोड़कर, टीसीएस को अलग रखा जाएगा। तो पहले जो वैल्यू होगी उसके ऊपर लगेगा जीएसटी, फिर इन दोनों को जोड़कर फिर क्या लगेगा? आपका टीसीएस। सर ऐसा क्यों है कि टीसीएस जो है क्या कहते हैं इसको जोड़कर लग रहा है? बल्कि आपने तो कहा था सारे टैक्सेस को जोड़कर फिर क्या लगाना है? जीएसटी। हम गवर्नमेंट ने यहां इसका आंसर दिया कि टीसीएस कोई भी टैक्स नहीं है। टीसीएस तो एक तरह से एक पैसा इकट्ठा किया गया है बाय अ पर्सन और वो जमा करा दिया जाता है किसके पास? गवर्नमेंट के पास, उस पर्सन के बिहाफ पर। तो ये कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको टैक्स को हम इसको ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें जो है क्लैरिफिकेशन तो यही है, और लॉजिक भी लगता है। क्यों लॉजिक लगता है आप खुद समझिए। मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदने गया और टीसीएस वो इकट्ठा कर रहे हैं 1%, 50 लाख का 50 लाख का 1% हो गया 50,000 रुपए। वो 50,000 का टीसीएस इकट्ठा कर रहे हैं, तो 50,000 रुपए वो मर्सिडीज कंपनी को नहीं मिलेगा। वो 50,000 रुपए किसको मिलेगा? 50,000 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो मर्सिडीज कंपनी की जेब में थोड़ी ना आ रहा है 50,000 रुपए। तो मर्सिडीज कंपनी क्यों इस 50,000 को ऐड करके जीएसटी लगाएगी? मर्सिडीज कंपनी तो अपने कंजर्वेशन के ऊपर जीएसटी लगाएगी ना। तो उसका कंजर्वेशन तो सिर्फ क्या है? जो गाड़ी की वैल्यू है 30 लाख रुपए, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 20 लाख रुपए और फिर उसके ऊपर लगेगा टीसीएस। तो इसीलिए टीसीएस को क्रक्स क्या है? टीसीएस को ऐड नहीं किया जाता, टीडीएस को ऐड किया जाता है। तो ये हमारा क्रक्स है कि टीडीएस को ऐड करके फिर जीएसटी लगाना है, लेकिन टीसीएस को ऐड नहीं करना है। आगे चलते हैं।
इसके बाद बात आती है सर और क्या क्या ऐड करना है, और हमने ऐड करना है जो एक रेसिपिएंट पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। एग्जांपल के तौर पे कि मैंने जो है क्या कहते हैं एक इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस बुक कराई शादी की, और वहां पर इसने क्या किया, 1 करोड़ का कंसिडरेशन डिसाइड किया गया। 1 करोड़ में से क्या हुआ, शादी के टाइम पे 1 लाख रुपए जो है वो क्या कहते हैं जो इवेंट मैनेजर था वो था नहीं, और अपना घोड़ी वाला आया। घोड़ी वाला कहता कि भाई मैं अपना काम तभी शुरू करूंगा जब 1 लाख रुपए आप मेरे को दोगे। तो मैंने एक बार 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन फिर मैंने क्या किया, जो इवेंट मैनेजर की सर्विस थी 1 करोड़ रुपए की, उसमें से 1 लाख रुपए काट कर बाकी 99 लाख रुपए उसको क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो मतलब क्या हुआ कि जो टोटल कंसिडरेशन था उसमें से मैंने 1 लाख रुपए उसके कहने पर किसी और पर्सन को दे दिए एक बारी के लिए, और बाकी 99 लाख उसको दे दिए। तो मैं हूं रेसिपिएंट क्योंकि मैं सर्विस रिसीव कर रहा हूं। सप्लायर कौन है, इवेंट मैनेजर, और घोड़ी वाला कौन है, घोड़ी वाले को उसने आउटसोर्स कर रखा है थोड़ी सी सर्विस। तो मेरी डीलिंग किसके साथ है, इवेंट मैनेजर के साथ। तो मेरी डीलिंग तो सप्लायर के साथ है। तो मैंने रेसिपिएंट ने क्या किया, सप्लायर के कहने पर किसी और पर्सन को एक बारी के लिए कुछ पैसे दे दिए, और बाद में मैंने क्या किया, उसके कंसिडरेशन में से काट लिए। तो जब जीएसटी लगाएगा तो क्या वो 1 लाख को ऐड करके फिर लगाएगा? यस, जब इवेंट मैनेजर जीएसटी लगाएगा तो 1 लाख को ऐड करके लगाएगा। इसको और सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। सपोज करो प्रतिका ने फीस देनी थी, मेरी पारस की फीस देनी थी 1 लाख रुपए। दुष्यंत सर कहते हैं कि पारस को 1 लाख मत दो, एक काम करो 50,000 निखिल सर को दे दो, उनको देने हैं अर्जेंटली, और 50,000 जो है आप मुझे दे दो। तो अब जीएसटी 50,000 पे लगेगा या 1 लाख पे? 1 लाख पे लगेगा, क्योंकि पारस की फीस कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो सप्लायर के कहने पर रेसिपिएंट किसी और पर्सन को दे देता है, तो पारस के कहने पर रेसिपिएंट प्रीतिका मुझे दे देती है। तो इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, इस केस में जीएसटी जो है कितने पे लगेगा, 1 लाख के ऊपर जो है वो लगेगा। तो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इफ द अमाउंट इज पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो उसको भी हम क्या करके चलते हैं, ऐड करके चलते हैं। सर कहां लिखा है, देखो ये लिखा है कि भाई अमाउंट सप्लायर इज लायबल टू पे, और फिर जो है वो क्या कहते हैं अपना इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, पे कर देता है रेसिपिएंट, तो उसको जो है हम ऐड कर देते हैं। हाँ, लिख रखा है नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। अगर वो अभी तक प्राइस में ऐड ना हुई हो तो ही ऐड करना है। अगर पहले ही वो एडिड हो फिर थोड़ी ना ऐड करके चलेंगे। पहले ही क्वेश्चन में 1 लाख लिखा है तो फिर उसमें थोड़ी ना 50,000 ऐड कर दोगे तुम। आगे चलते हैं। सी पॉइंट आता है कि भाई डिलीवरी तक के सारे खर्चे भी जो है क्या करके चलते हैं, ऐड करके चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है क्या कहते हैं गिफ्ट देना था मिनीसो से, मैं गया मिनीसो के अंदर और मैंने उनको कहा कि भाई बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दो, एक टेडी बियर चाहिए। उन्होंने टेडी बियर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये साहब टेडी बियर है, 2,000 रुपए का टेडी बियर है। तो मैंने पसंद कर लिया टेडी बियर 2,000 रुपए का। मैंने कहा ठीक है इसको जो है पैक कर दो। कहते 500 रुपए पैकिंग के अलग लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है 500 रुपए और पकड़ो और पैक कर दो। अब बताओ जीएसटी 2,000 रुपए लगेगा या 500 पे भी लगेगा? 500 में भी लगेगा, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं कंसिडरेशन का क्या हो गया है, पार्ट हो गया है। वैल्यू सप्लाई में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय द सप्लायर फ्रॉम द रेसिपिएंट, वो ऐड हो जाता है। और ये जो है क्या कहते हैं तब तक ऐड होगा जब तक जो है क्या कहते हैं अप टू डिलीवरी तक के सारे खर्चे ऐड होते हैं। जैसे कि फिर क्या हुआ, फिर मैंने उसको बोला कि भाई इसके ऊपर एक काम कर गुलाब भी लगा दे, उसने 100 रुपए और चार्ज कर दिए। तो क्या कहता है ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि भाई गिफ्ट मैं देने नहीं जाऊंगा, तू देने चला जा, डिलीवरी करने तू चला जा मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे। और वहां पर जो है वो ले गया टेडी बियर और वो डिलीवरी करने चला गया। और साथ में जो है क्या कहते हैं मैंने उसको बोल दिया कि उसको एक अच्छा सा गाना गा के भी सुनाना, तो उसने उसके भी 100 रुपए और ऐड कर दिए। तो मतलब टोटल 2700 रुपए हो गए। तो मतलब जो मैं उससे करवाए जा रहा हूं सारा कुछ क्या हो जाएगा, वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता जाएगा, ऐड होता जाएगा। जब तक ऐड होता रहेगा जब तक क्या नहीं हो गई, डिलीवरी के बाद के खर्चे जो है उस वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि उसका फिर सेपरेट इनवॉइस बनाना जरूरी पड़ जाता है। तो यहां पर देखो क्या क्या ऐड हो जाता है, कोई भी कमीशन हो, पैकिंग हो जो कि चार्ज्ड बाय सप्लायर हो वो ऐड हो जाता है। एनीथिंग, एनी अमाउंट चार्ज्ड बाय सप्लायर फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। देखो सीधी बात है, हम यहां पर नाम नहीं लेते कि ये ऐड होगा ये ऐड नहीं होगा, हम तो कहते हैं एनीथिंग डन बाय सप्लायर। तुमने कुछ भी करवाया हो सप्लायर से वो सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, लेकिन बात यह है कि उसकी अमाउंट क्या की होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। अगर अमाउंट चार्ज नहीं है तो ऐड नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं गिफ्ट लेने गया, उन्होंने 2,000 रुपए का बोला, 2,000 का गिफ्ट है, मैंने कहा पैक कर दो, कहता पैकिंग फ्री है। बताओ 500 रुपए ऐड होंगे? नहीं ऐड होंगे, फ्री है पैकिंग।
मैंने बोला डिलीवर कर दो, कहते फ्री है, फिर ऐड होगा भाई? नहीं ऐड होगा, क्योंकि वो तो फ्री है। तो जब तक कि सप्लायर आपसे चार्ज नहीं करता तब तक वो ऐड नहीं होगा। तो इसमें 2000 रुपए प्लस के जो है क्या कहते हैं अपना, तभी ऐड होगा जब कुछ चार्ज किया जाएगा। और कब तक की चीजें ऐड होंगी? बिफोर डिलीवरी या अप टू डिलीवरी तक की चीजें जो है वो ऐड होंगी। इसके अलावा इसमें और कौन सी चीजें ऐड हो जाती हैं? पैकिंग चार्जेस हो सकता है, वेमेंट चार्जेस यानी कि तुलवाने का खर्चा ऐड हो सकता है, धर्म कांटा पे तुलवाने जाते हैं, या फिर कोई लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा हो सकता है, ऐड हो सकता है, या फिर कोई इंस्पेक्शन चार्जेस, कोई भी खर्चा इस तरह का है ऐड हो सकता है। अप टू डिलीवरी तक के सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं। बट ये ध्यान रखना वो क्या होने चाहिए? चार्ज्ड बाय सप्लायर, चार्ज्ड बाय सप्लायर होने चाहिए, तभी ऐड होंगे। तो अभी तक हमने बताया आपको 3 चीजें बताई, एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा। पहले डी और ई और कर लेते हैं। और क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, लेट फीस ऐड हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक इंटरेस्ट कौन सा होता है? एक इंटरेस्ट होता है डिलेड पेमेंट वाला, वो तो ऐड होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। दूसरा इंटरेस्ट कौन सा होता है? दूसरा इंटरेस्ट होता है कौन सा? लोन एंड एडवांस वाला, कि मैंने आपको लोन के लिए पैसा दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, वो ऐड नहीं होता। वो क्या होता है? एग्जम्प्ट सप्लाई। ये कौन सा इंटरेस्ट ऐड हो रहा है? डिलेड पेमेंट वाला। डिलेड पेमेंट कौन सी होती है? एग्जांपल के तौर पे मेरी दुकान पे आने का सिंपल सा उसूल है, मेरी क्लास में आने का सिंपल सा उसूल है। पहली क्लास में आओगे, आपसे 1 लाख रुपए फीस ले लूंगा, और जितना 1 महीने तक, चलो मैं 1 लाख ही लूंगा, 1 महीने तक भी आप जो है दे सकते हो। 1 महीने से लेट किया तो मैं इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दूंगा। पहला महीना आपने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख में मैं मान जाऊंगा। अगले महीने ना दिया तो 1,05,000 हो जाएंगे, उससे अगले महीने ना दिया 1,10,000 हो जाएंगे, उससे अगले महीने ना दिया 1,15,000 हो जाएंगे, फिर 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उसूल है, मान लेते हैं। तो आपने पहले महीने नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए जो है कंसिडरेशन बन जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। मान लेते हैं अगले महीने दिया तो कितने रुपए लूंगा मैं आपसे? 1,05,000। ये 5,000 रुपए क्या चीज है? इसको लेट फीस बोल सकते हो, इसको इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंसिडरेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? जीएसटी। और ये वैल्यू सप्लाई में क्या हो जाएगा? ऐड। तो आपकी वैल्यू सप्लाई टोटल कितनी हो जाएगी? 1,05,000 रुपए हो जाएगी, और उसके ऊपर जो है जीएसटी लगेगा। कौन सा वाले रेट से? जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का रेट था वही रेट लगेगा। 18% कोचिंग का रेट है तो 18% लगेगा, और कोई गुड्स का रेट 5% होता तो 5% लगेगा। तो इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर जो जीएसटी है वो कौन से रेट से लगता है? उसी रेट से लगता है जो किसका रेट होता है? प्रिंसिपल। अच्छा, आपको पता है इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? इसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है जब एक्चुअल में क्या होता है? रिसीव। समझना, जब आप कोचिंग लेने आए, मैंने बिल बना दिया 1 लाख रुपए का, कोचिंग के ऊपर तो जीएसटी लग गया, जो 5,000 रुपए का मुझे क्या रिसीव हुआ? इंटरेस्ट। वो मान लेते हैं तुम देने से मना कर गए, मैं तुम्हारा कुछ ना कर पाया, तो 5,000 का इंटरेस्ट तुमने दिया ही नहीं, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब तक मिला नहीं हुआ वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट का क्या होता है? रिसीट बेसिस पे। अगर रिसीव होगा तो ही जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर क्या कहते हैं अपना कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखता तो हम इस इंटरेस्ट को इंक्लूडिंग जीएसटी भी मान सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर जो है बोलेगा कि इंटरेस्ट आपको लमसम मिला है, या इंटरेस्ट जो है क्या कहते हैं बस इतना ही मिला है, तो उसमें आपको इंक्लूडिंग जीएसटी मानना पड़ेगा। और 5,000 को डिवाइड बाय जो है आपको क्या करना पड़ेगा? 112% या 118% डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट लगता है, उसी रेट से डिवाइड करके आपको बताना पड़ेगा कि इसमें एक्सक्लूडिंग वाली अमाउंट कितनी है। वो अमाउंट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या होगी? ऐड होगी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ये बात आती है इंटरेस्ट वाली, और इसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी देख लेता हूं। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी तो कभी वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं होती, प्राइवेट सब्सिडी वैल्यू सप्लाई में ऐड होती है। लेकिन वो भी कौन सी वाली ऐड होती है? वो भी जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट से, हाँ, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है वही सब्सिडी जो है वो ऐड होती है। प्राइस से लिंक होता है वही ऐड होती है। लमसम सब्सिडी कभी भी ऐड नहीं होती है। तो इसी के साथ ये हमारा 12-2 भी हो गया खत्म। 12-2 के अंदर देखो और कोई बात बची हो तो एक बार कोई क्वेश्चन बचा हो तो वो भी देख लेता हूं मैं। तो बस और कोई बात तो नहीं बची है, सफिशिएंट है इतना। और अब 12 बोल रहा हूं मैं, 15-2, 15-3 पे चलते हैं। 15-1 में क्या था? 15-1 में था प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, वही हमारा क्या होता है? वैल्यू सप्लाई होता है, जो कि कंसिडरेशन होता है। 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन? सब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, और सेकंड सप्लाई एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पर्सन।
इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट ये बताया वैल्यू सप्लाई इंक्लूड क्या क्या होता है, 5 चीजें, एनी टैक्स, दूसरा सप्लायर ने कोई अमाउंट पे करनी थी, रेसिडेंट ने पे कर दी, तीसरा एनीथिंग डन बाय द सप्लायर, सप्लायर जो है आपके बिहाफ पर कोई काम करता है अप टू डिलीवरी और उसका प्राइस चार्ज करता है, वो भी ऐड हो जाता है। चौथा इंटरेस्ट ऑन लेट फीस, ये तभी ऐड होती है जब एक्चुअल में क्या होती है, रिसीव होती है, और इसको हम इंक्लूडिंग जीएसटी भी मानते हैं। पांचवी चीज सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट वाली ऐड नहीं होती, बाकी एनजीओ वाली ऐड होती है, वो भी क्या होती है अगर लिंक टू प्राइस होती हैं तो। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए बस इतना सा डायग्राम करना है और आपकी छुट्टी। तो यहां पर जो है क्या होता है, डिस्काउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक डिस्काउंट होता है बिफोर सप्लाई वाला, एक डिस्काउंट होता है आफ्टर सप्लाई वाला। जो बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट होता है इसको हमेशा आप वैल्यू सप्लाई में से क्या कर सकते हो, माइनस। देखो वैल्यू सप्लाई में ऐड क्या क्या करते हो, 5 चीजें ऐड करते हो, मैंने आपको बताई हुई हैं। वैल्यू सप्लाई में माइनस क्या करते हो, एक ही चीज, कौन सी चीज, डिस्काउंट। वैल्यू सप्लाई में ऐड क्या करते हो, 5 चीजें अभी बताई हैं, और माइनस क्या करोगे, सिर्फ एक ही चीज, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्काउंट कौन सा होता है, एक डिस्काउंट होता है बिफोर सप्लाई वाला, एक डिस्काउंट होता है आफ्टर सप्लाई वाला। देखो अकाउंटिंग टर्म्स में ये बिफोर सप्लाई वाला डिस्काउंट किस तरह का हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है कि आपने क्विक पेमेंट के लिए बोल दिया, उसने अभी पेमेंट कर दी और आपने डिस्काउंट दे दिया, अभी इनवॉइस नहीं बना था तो ये बिफोर सप्लाई का मतलब है इनवॉइस से पहले का डिस्काउंट, ठीक है। और या ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, प्रोडक्ट बिकते ही आपने डिस्काउंट दे दिया, जैसे ऑफर आते हैं बाय वन अपना जो है 50% ऑफ, फिर 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो ये आपके सारे कौन से डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, जो कि हमें इनवॉइस बनने से पहले पता होते हैं, तो इनको कौन से डिस्काउंट बोलते हैं, बिफोर सप्लाई। ये सब आप जो है आराम से वैल्यू सप्लाई में से माइनस कर सकते हो, उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपना इनवॉइस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। अगर आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया इस डिस्काउंट को तो आप माइनस कर सकते हो। तो क्या बात है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर वाले ऑफर होते हैं, यानी कि आप एक शर्ट खरीदोगे 10% ऑफ, 2 शर्ट खरीदोगे 20% ऑफ, 3 शर्ट खरीदोगे 30% ऑफ। तो इस तरह के ऑफर सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे डिस्काउंट क्या हैं, बिफोर इनवॉइस। क्योंकि शर्ट तुम 2 खरीदोगे या 3 खरीदोगे आज ही पता है हमें, आज ही पता है, तुम खरीदने गए शर्ट, तुम्हें लगा कि भाई इतना बढ़िया ऑफर चल रहा है, 3 खरीदो तो 50% ऑफ है, तुमने आज ही 3 शर्ट खरीद डाली और उसने इनवॉइस अब बनाया, इनवॉइस से पहले पहले उसको पता है कि तुम्हारे को कितना डिस्काउंट देना है, 50%, वो इनवॉइस में रिकॉर्ड कर देगा और इसको वो क्या कर पाएगा, माइनस कर पाएगा। तो ऐसा डिस्काउंट जो इनवॉइस बनने से पहले पहले पता होता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, आप जो है माइनस कर पाते हो इनवॉइस में से। दूसरे जो डिस्काउंट होते हैं वो क्या होते हैं, आफ्टर सप्लाई। आफ्टर सप्लाई वाले डिस्काउंट क्या होते हैं कि सपोज करो एक बार क्या हुआ, मैंने यहां एक एग्जांपल बनाया हुआ है, ये एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में ये है कि भाई अपना जेठलाल ने क्या किया, टीवी खरीदा सोनी से, और एग्रीमेंट में ये लिखा था कि भाई जेठलाल को अपना जो है 1 करोड़ रुपए के टीवी खरीदेगा अगर जेठलाल, तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा सारी परचेज पर, जो शुरू में हो चुकी होगी उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। तो वो हर महीने जो है क्या कहते हैं अपना, हर महीने जो है वो 20 टीवी खरीदता है, हर महीने 20 टीवी खरीदता है, 20 इंटू में एक टीवी कितने का है, 50,000 का, 20 इंटू में 50,000 कितना हो गया, 10 लाख का। हर महीने कितने का सामान खरीदता है, 10 लाख। तो पहले महीने 10 लाख का सामान खरीदा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पहले महीने 10 लाख का सामान खरीदा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बताओ क्यों नहीं मिलेगा भाई, 1 करोड़ से कम है, नहीं मिलेगा। दूसरे महीने 10 लाख का और खरीदा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तीसरे महीने 10 लाख, चौथे महीने 10 लाख, 5वें महीने 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए और 10। तो जैसे ही ये 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ हुआ, इस महीने से उसको डिस्काउंट मिलना क्या हो जाएगा, शुरू। अगर यहां लिखेगा एक्सीडिंग कि 1 करोड़ से एक्सीड करेगा तभी, तो फिर इस महीने भी उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और इसके बाद क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो मान लेते हैं एक्सीडिंग के ऊपर था, तो शुरू की जो 1 करोड़ की परचेज होगी इसके ऊपर नॉर्मल आपका 28% के हिसाब से जीएसटी लगेगा, 28 लाख का जीएसटी लग चुका होगा और इसका इनवॉइस भी क्या हो चुका होगा, बन चुका होगा, हर महीने का अलग अलग इनवॉइस क्या हो चुका होगा, बन चुका होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि लास्ट जब 2 महीने बच गए थे, जनवरी में जब वो अपना बाद में परचेज करने आया, उसने 10 लाख का सामान और खरीदा, तो ये खरीदा, जैसे ही 1 करोड़ से क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो उसने, सोनी ने बोला कि भाई जो 1 करोड़ के बाद वाली परचेज होगी इसके ऊपर तो मैं डिस्काउंट दूंगा ही दूंगा,
कितना डिस्काउंट दिया था उसने? 5%। तो 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000। तो इसके तो 50,000 डिस्काउंट देगा ही देगा, यानी कि 9,50,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। ये वाला जो डिस्काउंट है ये बिफोर सप्लाई है या आफ्टर सप्लाई? ये बिफोर सप्लाई है। बिफोर सप्लाई पता है क्यों है? क्योंकि इसको खरीदते टाइम उसको पता था जेठालाल को कि भाई मेरे को डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, तो इसीलिए ये बिफोर सप्लाई है। इसको बस इनवॉइस में रिकॉर्ड कर देना और जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? 9.5 लाख के ऊपर, फिर आपको 28% मल्टीप्लाई करके जीएसटी लगाना है। ये तो बिफोर सप्लाई है। लेकिन बात आती है इस डिस्काउंट की कि ये जो पहले 1 करोड़ के ऊपर 28 लाख का जीएसटी लग चुका, इसके ऊपर डिस्काउंट कैसे दे? तो इसके ऊपर डिस्काउंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर डिस्काउंट देने के लिए इसको जो है क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है? तो गवर्नमेंट ने यहां 3 कंडीशन दी है। 3 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन, डिस्काउंट शुड बी इन द एग्रीमेंट। देखो क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा था कि एग्रीमेंट में है, तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिस्काउंट शुड बी लिंक टू इनवॉइस। लिंक टू इनवॉइस भी है। बताओ लिंक टू इनवॉइस कैसे है? क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया 5% ऑन द वैल्यू, तो यानी कि पिछले जितने इनवॉइस बन चुके उन सबके ऊपर कितना कितना मिलेगा? 5-5%। हर महीने इनवॉइस कितना था? 10 लाख का, तो हर इनवॉइस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 50,000। हर इनवॉइस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 50,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा, आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा जेठलाल को। सर आईटीसी क्या रिवर्स करना पड़ेगा? भाई क्या हुआ होगा, इस 28 लाख रुपए का क्या रिसीव हो चुका होगा? इनवॉइस बन चुका, तो R1 में जा चुका। किसकी R1 में? सोनी के R1 में जा चुका। तो फिर जो रेसिपेंट है जेठलाल, उसके 2B में आ चुका। तो जेठलाल को क्या मिल चुका? 28 लाख का आईटीसी मिल चुका। अब इस 28 लाख का आईटीसी रिवर्स नहीं करना, जितना डिस्काउंट बनता है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसका आईटीसी रिवर्स करना है। सर कितना बनता है? देखो 1 करोड़ के ऊपर सीधा 5% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 5 लाख का डिस्काउंट। इस 5 लाख रुपए के ऊपर 28% मल्टीप्लाई करके बताओ कितना जीएसटी बनता है? हाँ, 1,40,000 रुपए का जो है आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। किसको? जेठलाल को। और उसको जो है फिर क्या कहते हैं, अब हाँ, तो 1,40,000 माइनस अपना रिवर्स करना पड़ेगा जेठलाल को। तो फिर जाके जो है क्या होगा, वैल्यू सप्लाई में से आप माइनस कर सकते हो। तो वैल्यू सप्लाई में से कैसे माइनस करोगे? 1 करोड़ में से आप माइनस कर दोगे 5 लाख रुपए, और फिर क्या होगा, 95 लाख रुपीज के ऊपर जीएसटी लगेगा, जो कि कितना लगेगा? 28%। बताओ 95 लाख का 28% कितना आ रहा है? 95 लाख का 28% बताओ। हाँ, 26,60,000। आपको बताऊं ये कैसा आया? कैसे आया ये? भाई ऐसे आया कि 28 लाख जीएसटी लगा था, उसमें से 1,40,000 का क्या मिल गया आपको? डिस्काउंट। तो आपका नेट कितना बच गया? 26,60,000। अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा, सोनी ने क्या किया होगा? सोनी ने R1 में अपना डाल दिया होगा। सोनी ने R1 में डाल दिया होगा। R1 में कितना पे कर दिया होगा? सोनी ने 28 लाख पे कर चुका होगा। और अब हमें बाद में पता चलता है कि 28 लाख पे कर चुका है। 28 लाख में से 1,40,000 का तो क्या बनता है? डिस्काउंट बनता है। ये क्या पता चलता है? बाद में पता चलता है। तो 28 लाख में से 1,40,000 का डिस्काउंट बनता है, ये बाद में पता चलता है। तो फिर बाद में क्या होगा, जैसे ही वो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा, वैसे ही क्या कहते हैं, क्या होगा, उसकी नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में से टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 1,40,000 उसका कम हो जाएगा। इस तरह से सप्लायर को फायदा मिलेगा। सप्लायर अपना नेक्स्ट महीने का टैक्स कम करवा सकता है, रेसिपेंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। खैर इतना डीप एग्जाम में नहीं आएगा। मेन आपको पॉइंट यही आना है, कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से 5 लाख रुपए डिस्काउंट जो है वो माइनस तभी होगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वो 3 कंडीशन कौन सी हैं? रेसिपेंट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। तो और ये अगर क्वेश्चन में तीनों बातें लिखी हैं कि भाई अपना ये एग्रीमेंट में लिंक है, इनवॉइस से लिंक है, वगैरह वगैरह, आईटीसी रिवर्स है, तो ही आप क्या करोगे, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस करोगे, अदरवाइज इसको माइनस नहीं करोगे। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर होता है खत्म। और अपना बस इसकी एक अपना वो है, क्या कहते हैं, इसकी एक अमेंडमेंट है, वो भी बता देता हूं आपको। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने क्या सीखा? सेक्शन नंबर 15 जो कि क्या बोलता था, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 क्या बोलता था? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये माना जाता है। 2 कंडीशन थी उसकी। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या ऐड होता है? 5 चीजें ऐड होती हैं। 15(3) में क्या बोला था? वैल्यू सप्लाई में क्या क्या लेस होता है? डिस्काउंट लेस होता है। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। पहला डिस्काउंट बिफोर सप्लाई, दूसरा डिस्काउंट
आफ्टर सप्लाई, तो हाँ पहला डिस्काउंट बिफोर सप्लाई, दूसरा डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई, दोनों ही क्या होते हैं, लेस होते हैं। पहले डिस्काउंट को लेस होने की एक ही कंडीशन है, इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए। दूसरा डिस्काउंट लेस होने की दो कंडीशंस हैं, एक तो इनवॉइस पे लिंक होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट में होना चाहिए, और तीसरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा सप्लायर को, रेसिडेंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो आप माइनस कर सकते हो। वैल्यू सप्लाई ओवर। अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, बात आती है एक अमेंडमेंट। वैसे अमेंडमेंट बिलोंग करती है टाइम ऑफ सप्लाई से, बट मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई में कराई नहीं है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप जो है क्या करते हो, आप जो है टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की कैसे निकालते हो। तो गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालते हैं इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर करके ऐसे निकालते हैं। ये बोलता है कि गुड्स की डेफिनेशन में एक और तरह के लोग आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग बोल सकते हो या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स बोल सकते हो, ये लोग आते हैं। तो इन लोगों के ऊपर जीएसटी लगता है और ये गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। और लेकिन इनके लिए हम ये बोलते हैं कि इनके लिए पेमेंट की डेट भी रेलेवेंट रहेगी। वैसे मैंने आपको बताया था गुड्स के केस में पेमेंट की डेट रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन इनके केस में पेमेंट की डेट भी क्या रहेगी, रेलेवेंट रहेगी। बस मैंने आपको यही बताया है। तो इसका मतलब इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, ऐसे इनका क्या निकाला जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। तो यहां पर अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि बाकी गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में कैसा निकाला जाएगा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में कैसे निकाला जाएगा, इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। इसका मैंने आपको चार्ट बनवाया था अमेंडमेंट क्लास में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अगली रिवीजन के साथ।